हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 24 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनको आप डेली बेसिस करते रहिएगा। इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस बताना चाहूँगा, एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, आप सभी की तैयारी के लिए ये बैच काफ़ी रहेगा। आप आरओ सचिवालय को ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी एग्जाम आने वाला है आगे, आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को भी ले सकते हैं इनको, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। आंध्र प्रदेश की बोरा केव्स के बारे में कहा जा रहा है। तो जो बोरा केव्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो आंध्र प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अनंतगिरी हिल्स में लोकेटेड है ये, ईस्टर्न घाट्स रेंज में, और अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के। जो बोरा केव्स हैं आर अमंग द डीपेस्ट केव्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे गहरी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनमें से एक है बोरा केव्स। द केव्स क्रिएटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाय वाटर एक्टिविटी मेनली बाय द गोस्थानी रिवर आर अ रेयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, लाइमस्टोन की यहाँ पे फॉर्मेशन बनी है। लाइमस्टोन से, यानी कि कार्स्ट टोपोग्राफी अगर हम कहें तो कार्स्ट लैंडस्केप जैसे होता है, कार्स्ट टोपोग्राफी, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है वो उसको समझ सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि यहाँ पे पानी की एक्टिविटी की वजह से, जैसे लाइमस्टोन है, चूना पत्थर होता है, तो पानी की वजह से वो पिघलता रहता है और वो मेल्ट होकर बह जाता है, वॉश भी हो जाता है। तो उससे अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनती हैं, उससे अलग अलग तरह की जो फॉर्मेशंस हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, वो बनती हैं। दे आर बेसिकली कार्स्टिक लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, यानी कि वही जो मैं आपको कार्स्ट टोपोग्राफी की बात बता रहा था, एक्सटेंडेड टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर्स। एंशियंट केव्स वर डिस्कवर्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1807। तो 1807 में इसको पाया गया था। तब से लेके एक्सटेंसिव रिसर्च यहाँ पे की गई है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स ग्रुप्स के द्वारा। ड्यू टू द वाटर एक्टिविटी कटिंग थ्रू रिच लाइमस्टोन, मैनी स्टैलेगमाइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स हैव फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स। तो कई सारे स्टैलेगमाइट्स और स्टैलेक्टाइट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे नुकीली सी चीज़ ऊपर से दिखेगी, और इसी प्रकार से एक नुकीली चीज़ आपको इस तरह से ज़मीन से दिखेगी। तो इसको हम स्टैलेगमाइट्स और स्टैलेक्टाइट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स द केव इज़ हाईली वैल्यूएबल फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि इंसान के लिए जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है उसके लिए केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एक्सकेवेशंस कैरिड आउट अर्लियर अनअर्थ स्टोन टूल्स ऑफ मिडल पैलियोथिक कल्चर, यानी कि 30,000 से लेकर 50,000 साल पहले के जो स्टोन के टूल्स हैं, यानी कि पत्थर के बने हुए जो टूल्स हैं, वो इस केव्स के अंदर से पाए गए हैं। माना जाता है कि यहाँ पे लोग रहते होंगे। दीज फाइंडिंग्स कन्फर्म ह्यूमन हैबिटेशन इन दैट एरिया। तो ये सब फाइंडिंग्स ये कन्फर्म करती हैं कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन रही होगी, यहाँ पे इंसान रहे होंगे। नेक्स्ट आता है गोल्डन मेमोरी ऑफ राजेंद्र वर्मन। तो ईस्टर्न चालुक्य किंग थे राजा नरेंद्र ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर। तो गोदावरी नदी के किनारे सिटी जो है राजा महेंद्र वर्मन, इसको स्टैब्लिश किया गया था। दिस पास्ट अगस्त राजा महेंद्र वर्मन ऑल्सो सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ द कोरोनेशन ऑफ राजा नरेंद्र। तो यानी कि राजा राज नरेंद्र का जो कोरोनेशन हुआ था, यानी कि उनको मुकुट पहनाया गया था, सिंहासन बिठाया गया था, उसको 1000 साल पूरे हो रहे हैं। हु रूल द सिटी इन 1022। तो 1022 में उन्होंने रूलिंग स्टार्ट की थी, और आज 2022 में हम देख सकते हैं कि उनको 1000 साल हो गए हैं। हिज रिजीम केम टू एन एंड इन 1061। तो 1061 AD में उनकी रिजीम खत्म हो गई थी। 7 गोल्ड कॉइन्स दैट डेट बैक टू द ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी इंक्लूडिंग द रिजीम ऑफ राजा राजेंद्र नरेंद्र आर अ प्राउड पोजेशन ऑफ द सिटी, यानी कि लोगों के पास जो है उस शहर में उनके टाइम के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो हैं। ऑफ द 7 गोल्ड कॉइन्स ओनली 1 इज़ बिग इन साइज कंपेयर टू द अदर्स। तो 7 में से एक का साइज़ बड़ा है, 6 का साइज़ छोटा है। बिग कंटेन्स द इमेज ऑफ वराह, यानी कि इमेज जो है, जो बड़ा कॉइन है उस पर एक बोर जो एक जानवर होता है उसकी एक इमेज है, जो कि ऑफिशियल सिंबल हुआ करता था ईस्टर्न चालुक्यास का। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है ईस्टर्न चालुक्यास का
ऑफिशियल सिंबल क्या हुआ करता था, एक बोर हुआ करता था, वो एक जानवर है। द बिग कॉइन ऑल्सो कंटेन्स सम टेक्स्ट इन अर्ली तेलुगु स्क्रिप्ट। तो अर्ली तेलुगु उसके टाइम पे, यानी कि आज से 1000 साल पहले की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी तेलुगु की, उस पर कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी मिंटेड मेकिंग सम डोनेशन बाय द ईस्टर्न चालुक्यास की, डोनेशन कुछ दी होगी ईस्टर्न चालुक्यास ने, उसके बाद इसको मिंट किया गया, छापा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS2 से न्यूज़ आ रही है। SC कोटा देने की बात की जा रही है दलित मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को। तो अगर हम देखें तो अभी तक दलित में हिंदूज़ को ही, यानी कि जो SCs हैं प्रॉपर्ली, उनको ही दिया जा रहा है। मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को ये कोटा नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी बात की जा रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा जो है वो मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में भी दिया जाना चाहिए। तो कई सारी पिटिशंस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीकिंग शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन बेनिफिट्स फॉर दलित्स हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। यानी कि वो दलित्स जो कुछ टाइम पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको भी कोटा मिलना चाहिए SC कैटेगरी के तहत। सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू क्लैरिफाई इट्स स्टैंड ऑन दिस मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है, केंद्र सरकार से पूछा है कि आपका इस पर क्या मत है, यानी कि आप इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, उसको भी आप क्लियरिफाई करें। सेंटर इज़ लाइकली टू सून डिसाइड ऑन सेटिंग अप अ नेशनल कमीशन टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित्स। तो सेंटर का कहना ये है कि वो बहुत जल्द एक नेशनल कमीशन अपॉइंट करने की बात कर रहा है, जिससे कि हम सोशियो इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल स्टेटस है, यानी कि सामाजिक, अगर हम देखें आर्थिक रूप से देखें और पढ़ाई के रूप से देखें, तो दलित्स का क्या स्टेटस है, हु कन्वर्टेड टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म। नेक्स्ट आता है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर SC रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या हैं SC रिजर्वेशन के। तो ओरिजिनल रैशनल जो था बिहाइंड गिविंग रिजर्वेशन टू SC वाज दैट दीज सेक्शंस हैड सफर्ड फ्रॉम द सोशल लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो रिजर्वेशन था वो इस टाइम पे इसलिए लाया गया था जिससे कि समाज के अंदर जो किसी पर्टिकुलर वर्ग को हम अलग थलग करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो छुआछूत की वजह से या किसी भी वजह से अगर हम किसी को अलग करते हैं, तो उसको रोकने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। लेकिन आज के टाइम पे देखते हैं तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस्ड अमंग हिंदूज़। तो हिंदूज़ के अंदर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी उस टाइम पे। आर्टिकल 341 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप उन कास्ट्स को देख सकते हैं, रेसिस को देख सकते हैं, ट्राइब्स को देख सकते हैं जिनको आप शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। वाई डोंट दलित्स हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम गेट कोटा बेनिफिट। अब सवाल ये उठता है कि उन दलित्स को ये बेनिफिट क्यों नहीं मिला जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। द फर्स्ट ऑर्डर अंडर SC कोटा प्रोविजन वाज इशूड इन 1950 एंड कवर्ड ओनली हिंदूज। तो यानी कि जो ऑर्डर इशू हुआ था उसमें सिर्फ हिंदूज कवर हुए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर देखें और इस्लाम के अंदर देखें तो इनमें समाज में कैटेगरीज नहीं हैं, कास्ट सिस्टम नहीं है। जब कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो फिर वहाँ पर रिजर्वेशन हम किस बेसिस पे देंगे। फॉलोइंग डिमांड्स फ्रॉम द सिख कम्युनिटी एन ऑर्डर वाज इशूड इन 1956 इंक्लूडिंग सिख ऑफ दलित ओरिजिन अमंग द बेनिफिशरीज ऑफ द SC कोटा। तो बाद में फिर 1956 में जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने भी इसकी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई और बाद में जो सिख दलित ओरिजिन के थे उनको इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। 1990 में गवर्नमेंट ने बुद्धिस्ट को भी, जो दलित ओरिजिन के थे, उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया। और करंट ऑर्डर स्टेट्स दैट नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन शेल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ SC। तो यानी कि SC मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, या तो हिंदू जो लोग हैं उनमें से हो सकता है, या सिख में से हो सकते हैं, या फिर बुद्धिस्ट लोगों में से हो सकते हैं। हैंस दलित्स हु गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, जो दलित जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, वो इन कोटा बेनिफिट्स के अंडर नहीं आते। तो स्टेटस क्या है कन्वर्टेड STs का और OBCs का अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंगली द रिलीजन बेस्ड बार डज नॉट अप्लाई टू कन्वर्टेड STs एंड OBCs। लेकिन अब ये देखें कि जो ST और OBC हैं वहाँ पर ये रिलीजन का बार नहीं लगता। एज पर द गवर्नमेंट राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ST आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ऑब्लिक हर रिलीजियस फेथ। सरकार का कहना ये है कि अगर कोई पर्सन ST है तो अब उससे मतलब नहीं है कि वो ST किस कैटेगरी में आता है, यानी उसके रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सभी ST कैटेगरी के बेनिफिट मिलेंगे। ऑल्सो फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट, कई सारी जो क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, हैव फाउंड प्लेस इन द सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट ऑफ OBCs। तो प्रीवियस एफर्ट्स क्या हैं जो मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के लिए लिए गए हैं। तो 1996 में गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल, लेकिन इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। 2 इंपॉर्टेंट पैनल बनाए गए थे इसके लिए, एक तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़,
जिसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहते थे 2004 में। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिकमेंड किया कि SC स्टेटस शुड बी कम्प्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन। अब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ये कहा कि जो SC स्टेटस देना है उससे धर्म का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप धर्म को बिल्कुल अलग कर दो SC स्टेटस से। 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर, तो सचर कमेटी लगाई गई थी इस चीज़ के लिए, टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन मार्च 2005। तो मार्च 2005 में मुस्लिम्स जो थे उनकी सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल यानी कि पढ़ाई में उनकी कंडीशंस क्या हैं उसको नापने के लिए भी, उसको परखने के लिए भी सचर कमेटी का जो गठन है वो किया गया था। सचर कमेटी रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस डिड नॉट इम्प्रूव आफ्टर कन्वर्जन। तो उनका कहना यह था सचर कमेटी का कि जो मुस्लिम्स जो दलित लोग थे जो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए और जो दलित लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए, उनका कन्वर्जन होने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है। तो उसका मतलब ये है कि आप किसी भी रिलीजन से, मतलब इसका हम क्या इंटरप्रेट क्या करें इस चीज़ से, आप क्या समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर रहा है और उससे भी उसका अगर भला नहीं हो रहा या उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिलीजन को कन्वर्ट करने से सिर्फ ये करने से आपका उत्थान नहीं होगा। यानी कि हमें रिलीजन अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो नो इशू, आप कर सकते हैं, आज़ादी है, आर्टिकल 25, 26 ये आपको एम्पावर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तभी आप ऊपर उठ पाएंगे, वरना आप ऊपर बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे। The report was tabled in both houses of parliament in December. However, its recommendation was not accepted in view of inadequate field data and corroboration with the actual situation on the ground. Later, एक रिपोर्ट लगाई गई by team of sociologists led by सतीश देशपांडे, जिन्होंने जनवरी 2008 में कहा कि there was a strong case for extending SC status to दलित क्रिश्चियंस and दलित मुस्लिम्स। तो उन्होंने कहा कि SC स्टेटस देना चाहिए दलित क्रिश्चियंस को, दलित मुस्लिम्स को। हावेवर स्टडी का कहना यह है जो कमीशन की गई थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के द्वारा, वो ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड रिलायबल ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। और इनकी जो रिपोर्ट थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, उसको भी आप ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास भी डेटा की कमी थी। नेक्स्ट आता है UNGA के ऊपर बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, वहाँ पे भारत ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है भारत के विदेश मंत्री द्वारा, यानी कि एस जयशंकर द्वारा। तो UNGA हाई लेवल वीक टेक्स प्लेस इन न्यूयॉर्क एवरी सितंबर, तो हर सितंबर में न्यूयॉर्क में होता है। इस बार जो सेशन है वो 77th सेशन है और उसका जो थीम है वो है अ वाटरशेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ये थीम है 77th सेशन ऑफ UNGA, जो कहाँ पे होता है, जो हर साल न्यूयॉर्क में होता है। की टॉपिक्स जो हैं डिस्कशन के वो क्या हैं, एक तो सिंपल सी बात है यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है रशिया का, उसके ऊपर है। एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बातचीत चलेगी, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, फिर कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है, आगे कैसे निकला जाए, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट होगा हर सितंबर को। अगर हम देखें हर साल वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स गैदर एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, सभी देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो वहाँ पे आते हैं, प्रतिनिधि वहाँ पे आते हैं टू डिबेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ फेसिंग द वर्ल्ड। यानी कि उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू चल रहा होता है, जो दुनिया फेस कर रही है, उसके ऊपर वहाँ पे डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। UNGA 77 ओपन्स ऑन ट्यूसडे 13 सितंबर को ओपन हुआ है विद द फर्स्ट डे ऑफ द हाई लेवल जनरल डिबेट ऑन ट्यूसडे 20 सितंबर, और 20 सितंबर से वहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। तो UNGA की बात करें तो UNGA जो है एक मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जिसको चैप्टर 4 के तहत बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत, जिसको सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था 26 जून 1945 को। दिस ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ द 77th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली विल बी हंगेरियन डिप्लोमेट। तो इस बार जो प्रेसिडेंट हैं जनरल असेंबली के वो हंगेरी के डिप्लोमेट हैं, हंगेरी कंट्री जो है, तो हंगेरियन डिप्लोमेट हैं। आप हंगेरी की कैपिटल क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो कसाबा कोरोसी जो हंगेरियन डिप्लोमेट है उनके अंडर हो रहा है, हु इज़ फोकसिंग हिज प्रेसिडेंसी ऑन सोल्यूशन थ्रू सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड साइंस। मेन इवेंट जो है UNGA का विच जनरेट्स मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस इज द जनरल डिबेट। तो सबसे ज़्यादा जो हेडलाइंस लेके आती है वो कौन है, वो जनरल डिबेट है। दिस ईयर शेड्यूल फ्रॉम 20 सितंबर से चलेगी और हर पर्सन को 20-20 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए, यानी कि भारत के लीडर को, किसी भी देश के जो लीडर होगा, सबको 20-20 मिनट का समय मिलता है। वन ऑफ द जनरल असेंबलीज अर्लीस्ट अचीवमेंट वॉज टू एग्री ऑन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1945 में बनने के बाद सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यूनाइटेड नेशंस ने करा वो करा एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो था ह्यूमन राइट्स का, उस पर एग्री हो जाना। ये उसने 1948 में ही कर लिया।
दिस ईयर विल मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स। तो 30 साल हो जाएंगे इस बार यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर किया था माइनॉरिटी राइट्स के लिए। ऑन 26 सितंबर देयर विल बी अ हाई लेवल प्लेनरी मीटिंग टू कमोमोरेट द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो 26 सितंबर को जो इंटरनेशनल डे था टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का, वो भी सेलिब्रेट किया गया। 21 सितंबर को यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस और जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, विच विल होस्ट COP27 विल लीड अ राउंड टेबल ऑन क्लाइमेट एक्शन फॉर हेड्स ऑफ स्टेट। तो इजिप्ट में COP27 होना है, शर्म अल शेख एक जगह है इजिप्ट के अंदर, वहाँ पर। नेक्स्ट आता है सुब्रमण्यम का कहना ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है यूके और कनाडा के बीच में 2022 के अंदर। तो इंडिया का फ्री ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड किंगडम आर विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अ डील एंड सिमिलर डील अलॉन्ग विद अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये हो जाएगा यूके के साथ भी और कनाडा के साथ भी। नेक्स्ट आता है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मिस हसीना जो हैं वो भारत आई थी और उनके साथ बातचीत हुई है। तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश के क्या रिश्ते हैं उनके ऊपर सवाल बनना बहुत लाजमी है, तो उनके रिश्तों को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कंक्लूजन ऑफ द 7th राउंड ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन इन जून, द टू नेबर्स हैव एक्सपेंडेड देयर पार्टनरशिप टू इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब दोनों देश जो हैं इंडिया और बांग्लादेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बातचीत करेंगे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बातचीत करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर और कनेक्टिविटी के ऊपर। ट्रेड विल बी अ फोकल पॉइंट ड्यूरिंग हसीनाज विजिट। तो हसीना का जब विजिट रहा है उस टाइम पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बातचीत की गई है ट्रेड के ऊपर, और दोनों कंट्रीज जो हैं सीपा भी साइन करने के लिए कह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए कह रहे हैं। द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इनॉग्रेट अ जॉइंट वेंचर पावर प्लांट सून। एक जॉइंट वेंचर पावर प्लांट भी लॉन्च करने की बात की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। सीपा कम्स एट अ टाइम व्हेन बांग्लादेश इज सेट टू लूज द ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एक्सेस फैसिलिटी टू इंडिया आफ्टर 2026। अभी बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर काउंट होता है, तो उसको 2026 तक आते आते, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आ जाएगा, तो जो भारत के मार्केट में उसे फेवरेबल एक्सेस मिलता है वो मिलना उसे बंद हो जाएगा। बांग्लादेश जो है भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जिसमें बायलैटरल ट्रेड जो है $2.4 बिलियन हुआ करता था 2009 में, जो बढ़कर 2020-21 में $10.8 बिलियन हो गया है। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, भारत से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, और उसके ऑन विच इट्स एक्सपोर्ट्स आर रिलायंट। वो चीज़ें इंपोर्ट करेगा, उससे चीज़ें बनाएगा और उसके बाद उन चीज़ों को विदेशी मार्केटों में बेचेगा, यानी कि एक्सपोर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स कुड राइज 182% अंडर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कि अगर ये साइन हो जाता है तो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट हैं यानी कि निर्यात जो हैं वो 182% हो जाएंगे, या 182% से बढ़ जाएंगे। दिस कुड बिकम 300%, ये बढ़कर 300% तक भी जा सकते हैं इफ़ कंबाइंड विद ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स एंड रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बांग्लादेश ऑल्सो कुड इम्प्रूव सेवरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बांग्लादेश अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी इम्प्रूव करेगा। बाय लीवरेजिंग इंडियन एक्सपर्टीज इन सर्विस सेक्टर्स, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी। तो यानी कि ईस्टर्न यानी कि पूर्वी भारत और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, उस पर भी बांग्लादेश ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया है। इंडिया के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं आसियान देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ, विल ओपन अप द रीजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बांग्लादेश हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट। तो भारत के मणिपुर से लेके जो मोहरे है थाईलैंड में, तो वहाँ पे बात की जा रही थी कि थाईलैंड को जोड़ा जाएगा भारत से बाय रोड, जो कि पास होके कहाँ से जाएंगे, म्यांमार से जाएंगे। तो बांग्लादेश जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि बांग्लादेश भी इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसमें बांग्लादेश भी जुड़े। इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल वाटरवे ट्रेड, वाटरवे के थ्रू तो ट्रेड होता ही है भारत और बांग्लादेश के बीच में, विल गेट बूस्टेड एज इंडिया कैन नाउ यूज़ द मोंगला पोर्ट एंड चिटागोंग पोर्ट। तो मोंगला पोर्ट भी बांग्लादेश का है और चिटागोंग पोर्ट भी बांग्लादेश का है, और इन दोनों पोर्ट्स को भारत यूज़ कर सकता है। इंडिया इज़ रैलीइंग बांग्लादेश टू डाइवर्ट्स इट्स एक्सपोर्ट्स थ्रू इंडियन पोर्ट्स इन प्लेस ऑफ मलेशियन और सिंगापुर पोर्ट। तो इंडिया ये रैली कर रहा है बांग्लादेश को कि आप जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो आप करते हो, वो अपने शिप को भारतीय किसी बंदरगाह से करो, ना कि सिंगापुर के या मलेशिया के बंदरगाह से करो। एनहेंसिंग कनेक्टिविटी थ्रू इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायलेटरल कॉपरेशन, और ये बायलेटरल कॉपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली 3 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, एक इंटरनेशनल बस सर्विस चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 2015 में इंडिया एंड बांग्लादेश
resolved the decades long border dispute through the land swap agreement। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक से न्यूज़ आ रही है, कंप्यूटर से न्यूज़ आ रही है कि GS3 की न्यूज़ है कि कंप्यूटिंग क्वांटम में और क्लासिकल कंप्यूटिंग में, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग में और क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी है दैट विल शेप आवर वर्ल्ड ऑफ टुमारो बाय प्रोवाइडिंग अस विद एन एज एंड मायरियाड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कई सारी हमें पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं, कई सारी हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। ये फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन कंपेयर करने का जो क्लासिकल कंप्यूटिंग सिस्टम करते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। वाइल टुडे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, पुराने कंप्यूटर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन को अभी भी बाइनरी यानी कि 0 और 1 के रूप में स्टोर करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ड्रॉ ऑन फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर टू कैरी आउट कैलकुलेशन यूजिंग ह्यूमन बिट्स। ये ह्यूमन बिट्स लेके काम करते हैं। अनलाइक अ बिट दैट हैज़ टू बी अ 0 और 1, अ क्यूबिट कैन बी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हर चीज़ 0 या 1 के रूप में होती है, बाइनरी डिजिट्स का सिस्टम चलता है जिससे कि चीज़ें लोग समझ पाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में वो खाली बिट ना होके वो क्यूबिट होता है जिसका काम दूसरा है, यानी कि वो क्या क्यूबिट क्या हो सकता है, वो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है विच अलाउज फॉर एक्सपोनेंशियली लार्जर कैलकुलेशन, यानी बहुत बड़ी अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। एंड गिव्स देम द पोटेंशियल to solve complex problems with even the most powerful classical computers are not capable of. How will provide an edge over classical computing in solving everyday challenges, यानी वो कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरह से जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है उससे एक कदम आगे निकल के आएगी। तो क्वांटम कंप्यूटर्स टैप इनटू द क्वांटम मैकेनिकल ऑटो फिनोमिना, यानी क्वांटम कंप्यूटर्स किस चीज़ पर काम करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है उस पर काम करते हैं, टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन एंड आर एक्सपेक्टेड to shed light on processes of molecular or chemical interactions। फिर advances like these could open the door to new scientific discoveries। अब नई नई डिस्कवरी हो सकती हैं, इसमें दवाइयाँ बना सकते हैं हम, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सप्लाई चेन में, तो ये सब काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, देख लेते हैं कि एक तो नेहरू जो बोट रेस ट्रॉफी जो होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये कहाँ पे होती है, ये पुन्नामादा लेक में होती है केरला में। और जो शिव आइलैंड है वो ताइवान का आइलैंड है, ताइवान के कब्जे का आइलैंड है शिव आइलैंड। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।